ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम लोग बायट सेवर्ट पढ़ लिए। बायट सेवर्ट का दो फॉर्मूला, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बताओ सार्थक। बस फिर से, हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब, नीचे आर क्यूब और इंटू डीएल क्रॉस आर। इसका स्केलर फॉर्म बात करें तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर डीएल साइन थीटा। फिर बच्चों ये बायट सेवर्ट लॉ है। बायट सेवर्ट लॉ क्या करता है? एक छोटे से वायर के टुकड़े के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है उसको बताता है। फिर बच्चों हमने फिर अगला क्या देखा था? हमने अगला देखा था का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ये बायट सेवर्ट लॉ का क्या है? एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन। तो उसमें हमने देखा था कि इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। फिर हमने क्या देखा था बच्चों? सर्कल देखा था कि अगर एक सर्कुलर आर्क है तो उसके कारण उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। और अगर पूरा सर्कल है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? 2 पाई। अगर आधा सर्कल है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? पाई। पूरा सर्कल होता है तो बी का वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। आधा सर्कल होता है तो बी का वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ठीक है बच्चों, ये सब लास्ट क्लास में देख चुके हैं हम लोग। अच्छा, और क्या देखा था कि अगर सर्कुलर लूप है तो उसके एक्सिस पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी? उसका ही फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है ना बच्चों? और अगर डायरेक्शन देखना है तो मैंने आपको बताया था डीएल क्रॉस आर से देखिए। और अगर लूप है तो लूप में डायरेक्शन कैसे देखिए? लूप में डायरेक्शन देखने के लिए आपको क्लॉक रूल बताया था कि आप क्लॉक रूल से डायरेक्शन देखिए। इतने से ही आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें हो जाती है। तो बच्चों इसी में एक मिलता जुलता लॉ हम पढ़ते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मैंने इस चैप्टर में आपको दो सेगमेंट बताया था। पहला सेगमेंट क्या बताया था कि करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। दूसरा सेगमेंट में हम किसके बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, करंट भी होगा या चार्ज भी होगा और उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो अभी हम पहले सेगमेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं जहां हम क्या निकाल रहे होंगे? बी। हम क्या निकाल रहे होंगे वहां पे? बी निकाल रहे होंगे। किसकी मदद से? आई की मदद से। बच्चों जब पहला सेगमेंट है जिसमें हम करंट कैरिंग वायर की वजह से बी निकालते हैं, उसमें दो दो लॉ पढ़ना होता है। पहला लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका नाम क्या है? बायट सेवर्ट लॉ। अब उसी के बाद बच्चों इसमें एक और लॉ भी होता है, उसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दी थी। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है ना, जिसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दी थी। क्या लिखवाया था? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये उसका लॉ होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं वहीं इसका डेफिनेशन हो जाता है। इसी को जो पढ़ते हैं इसी को हम बोलते हैं डेफिनेशन। म्यू नॉट इंटू आई इन, हम कहते हैं इसको क्या? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ या ऑन ए क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। या जो भी लैंग्वेज लिखवाया हो, बात एक ही है कि करेंट पासिंग थ्रू इट, कुछ भी लिखवाया हो, लेकिन बात एक ही है कि लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है? कोई भी अगर लूप है उससे कितना करंट पेनिट्रेट करके जा रहा है उसके बराबर होता है। बाकी बच्चों लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, बाकी बात एक ही है, जो मैंने आपको बताई थी वो बात वही है। ठीक है, डन सबको? ये बताया था बच्चों। अब इसी का एप्लीकेशन करेंगे बच्चों। तो जितने लोग को एक कम समझ में आया कि ये कैसे यूज होगा, वो आगे करने से समझ में आ जाएगा। आगे हम जब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो इसका यूज हो जाएगा, इसका आप यूज आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बच्चों हमें केवल दो ही फॉर्मूला एक डिराइव करना है। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन हमने उसका डिराइवेशन नहीं किया था, आप याद करो, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था ना। तो हमारे सिलेबस में उसका डिराइवेशन है, लेकिन बायट सेवर्ट लॉ से नहीं है। किससे है? एम्पियर सर्किटल लॉ से।
ठीक है ना, हमारे सिलेबस में किससे है, एम्पियर सर्किटल लॉ से। देखो बच्चों, इसीलिए डिराइवेशन बायट सेवर्ट से केवल उसका है जो एक्सिस वाला लूप वाला था, एकमात्र डिराइवेशन है जो एक्सिस वाला कराया था ना, वो वाला डिराइवेशन है बायट सेवर्ट से। बच्चों इसका हम एप्लीकेशन करेंगे अब, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एसीएल, एप्लीकेशन ऑफ एसीएल, एसीएल मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एसीएल। तो बच्चों हम इसमें सबसे पहला पॉइंट वही लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, या इसी को बोल सकते हैं लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है ना, बात एक ही है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, कुछ भी कहो बच्चों, ठीक है ना, ये हमें निकालना है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग। इसका आंसर हमें पहले से पता है बच्चों, इसका आंसर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो हम इसको बस निकाल के देख रहे हैं बच्चों। तो देखो जैसे ये एक करंट कैरिंग वायर है, करंट जा रहा है आई, ध्यान दो, यहां से आर डिस्टेंस पे यहां पे हमें फील्ड निकालना है, फील्ड निकालना है बच्चों, ठीक है ना। तो कैसे निकालूं मैं फिर, कैसे निकालूं आर डिस्टेंस पे, तो बच्चों जैसे आप वहां पे गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको क्लोज सरफेस चाहिए होता था ना, तो क्लोज सरफेस चाहिए होता था, तो बच्चों क्लोज सरफेस अगर नहीं होता था तो आप अपने से बनाते थे, तो गॉसियन सरफेस कहते थे उसको। उसी तरह से बेटा जब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है एम्पियर सर्किटल लॉ, तो क्लोज लूप बनाना पड़ेगा, और अगर क्लोज लूप नहीं होगा तो अपने से बनाऊंगा, तो अपने से क्लोज लूप कैसे बनाना चाहिए, बात ये समझना चाहिए। तो बच्चों क्लोज लूप अपने से कैसे बनेगा, तो अपने से क्लोज लूप बनाने का तरीका है कि आप वैसा ही बनाइए जैसा मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अभी वीडियो में देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका कैसा होता है, एक करंट कैरिंग वायर जब ऊपर जाता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है ना बच्चों, मालूम है ना, 10th में भी पढ़ा होगा, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल होता है कि नहीं होता है, तो कंसेंट्रिक सर्कल होता है इस तरीके से। एक मिनट बच्चों, जस्ट राम सर, हाँ जस्ट, हाँ सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इंद्रजीत आएंगे, हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा, टेस्ट ही ले लेंगे। हाँ हाँ है कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, हो गया बच्चों, बस एक मिनट, जस्ट सेकंड बच्चों। चलो देखो बच्चों, इसका फील्ड लेंथ कैसा होता है, इस तरीके का होता है ना, इस तरह का ही इसका फील्ड लेंथ होता है। तो बच्चों यहाँ पे फील्ड लेंथ, इसको फील हो रहा है तुम लोग को ये फील्ड लेंथ कैसे, अभी वीडियो देखिए, ऐसे ऐसे गोल गोल रिंग है चारों तरफ कंसेंट्रिक, तो यहाँ भी मैं बच्चों एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करूंगा, तो एम्पीरियल लूप वैसे ही ड्रॉ करूंगा जैसे इसका फील्ड लाइंस है, तो इसका फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ सर्कल है, तो एम्पीरियल लूप को भी कैसा ड्रॉ करूंगा, सर्कल ड्रॉ करूंगा। तो इससे होगा क्या बेटा, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम मानूंगा मैं, देखो जानबूझ के एक ही डेरिवेशन है इसमें, दोनों का डायरेक्शन सेम मानना, माना डीएल, डीएल क्या है देखो यहाँ पे, अब यहाँ डीएल अलग है, डीएल यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एम्पीरियल लूप का छोटा सा टुकड़ा, डीएल क्या होता है, एम्पीरियल लूप का छोटा सा टुकड़ा, तो ये हमने एम्पीरियल लूप कैसा मान लिया, सर्कुलर, एम्पीरियल लूप मान लिया सर्कुलर, इसका छोटा सा टुकड़ा क्या कह रहा है, डीएल, तो इसका डायरेक्शन इधर है बच्चों, और हमने अभी देखा था कि डीबी का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा, कैसे पता, बी का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा, कैसे पता कि बी का डायरेक्शन ऐसे होगा, कैसे पता बच्चों, अभी हमने देखा था ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो ऐसे ही जाती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो ऐसे ही जाती है, अरे ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर एक वायर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गोल गोल घूमती है बेटा उसके चारों तरफ, तो एम्पीरियल लूप भी वैसा ही ले लो, वो भी गोल गोल घूम रहा है उसी के जैसा, जैसा मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। तो बच्चों ऐसा सेम डायरेक्शन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप खोलोगे इसको, इस ब्रैकेट को, तो बच्चों कॉस थीटा आता है ना,
तो वो जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ बाई अप्लाइंग एसीएल, बाई अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, बाई अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ क्या आएगा, इंटीग्रल बी डॉट डीएल पूरा लिख लेते हैं पहले, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ठीक है बेटा, म्यू नॉट आई इन है, तो देखो बी डॉट डीएल को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको लिख सकता हूँ बी डीएल कॉस जीरो। बच्चों समझ में आ रहा है एग्जैक्टली वैसा ही क्यों लिया, क्योंकि जो डीएल हो और जो बी हो दोनों का डायरेक्शन सेम हो। बी डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है बच्चों, अब देखो बी हर डीएल के लिए कांस्टेंट होगा, कैसे कांस्टेंट होगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो बी को बाहर ले लो, तो बी को बाहर ले लो तो अंदर क्या बनेगा डीएल, तो डीएल कितना होगा म्यू नॉट आई के इक्वल, बी इंटू डीएल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा म्यू नॉट आई के इक्वल। तो बच्चों ये बी इंटू छोटे छोटे डीएल को जोड़ोगे तो किसके इक्वल आएगा टू पाई आर के इक्वल। बच्चों ये बी कांस्टेंट कैसे लिया मैंने पता है आपको, सिमेट्री के कारण। सिमेट्री का मतलब क्या है कि बच्चों हर ये वायर, ये जो एम्पीरियन लूप है ये चारों तरफ से सिमेट्रिकल है ना, तो सिमेट्रिकल है तो इस वाले पॉइंट पे जो बी होगा वही इधर भी होगा, वही इधर भी होगा, हर तरफ होगा। तो इसको मैंने बाहर लिया बाई सिमेट्री। लिखना जरूरी है कि B इज कांस्टेंट, B कांस्टेंट है, कैसे पता आपको, बाई सिमेट्री। वहां भी बताया था ना गॉस लॉ में, बाई सिमेट्री। तो बच्चों अगर ये बाई सिमेट्री बी डॉट डी, छोटे छोटे डीएल को जोड़ोगे तो कितना आएगा टू पाई आर, तो बेटा कितना आ जाएगा बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। बेटा अंदर वायर कितना पेनिट्रेट करके जा रहा है, आई जा रहा है, तो म्यू नॉट आई। तो बच्चों यहां से बी का फॉर्मूला आ जाएगा, बी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। तो यही तो प्रूफ करना था, कर दिया प्रूफ। एम्पीरियन सर्किटल एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूफ कर दिया। ठीक है, आगे चलूं। अब डायरेक्ट बता, ये सेगमेंट ओवर हो गया। इसमें पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे, हम लोग के समय में सोलेनॉइड और टोरॉइड भी हुआ करता था, लेकिन अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। कराया गया मैंने, सोलेनॉइड और टोरॉइड सिलेबस में नहीं है, सोलेनॉइड और टोरॉइड सिलेबस में नहीं है। अब जब डायरेक्ट बच्चों न्यूमेरिकल करें ना इस सेगमेंट के, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आज हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर खत्म हो जाए। घबराओ मत, ब्रेक दे देंगे बीच में अगर तुम्हें जरूरत लगेगा तो। ये एम्पियर सर्किटल लॉ ही खुला है क्या, हाँ, उधर है उधर। राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, ये 2020 में आया है। कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। देखो एक नया नाम निकल गया, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इसमें जोड़ दिया है, सॉरी ईएम वेव से उठा लिया। तो देखो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि आ गया तो सौभाग्य है, देख लो बच्चों। बी डॉट डीएल क्या होता है, बी डॉट डीएल किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई के, म्यू नॉट आई के। तो बच्चों यहाँ पे दो करंट होता है, आईसी प्लस आईडी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है करके, और एक कंडक्शन करंट होता है। तो जब मैक्सवेल का नाम आए तो क्या हो जाएगा, आईसी प्लस आईडी। आईसी क्या है, हमारा वाला करंट जो हम लोग यूज करते हैं, जो वायर में कंडक्ट करता है। और आईडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। आईडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। आईडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट हवा में बनता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। इसका फॉर्मूला किसके इक्वल आता है, याद है किसी को, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी के इक्वल आता है। ये ईएम वेव का है, घबराए नहीं आप लोग, ये बस यहां आ गया है तो बता दे रहा हूं। लिख लो बस, ईएम वेव का है, ईएम वेव अगर बताएंगे तो बता देंगे।
दो तरीके का करंट होता है, एक होता है कंडक्शन करंट और एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों जब मैक्सवेल का नाम ला दे तो मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ में करेक्शन किया था, तो अब इसीलिए करेक्ट करने के बाद जो लॉ बना था उसको मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। तो उसके अंदर क्या चेंज आया था? उसके अंदर कुछ चेंज नहीं आया था। मैक्सवेल ने एक आईडी जोड़ दिया था। आईडी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ साइलेंट नॉट डी फाइव बाई डी टी, ये उसका फॉर्मूला होता है, बस और कुछ नहीं। अरे इसी बहाने डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला लिख लो, कभी एक नंबर में आ गया तो ये लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। एफ साइलेंट नॉट डी फाइव बाई डी टी। और बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये डी फाइव ई बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाइव ई बाई डी टी, एफ साइलेंट नॉट इंटू डी फाइव ई बाई डी टी। ठीक है। आईसी अपना वाला करंट जो वायर में जाता है। अरे जब दो करंट हुआ तो उसको आईसी कह दिया, मतलब जो वायर में चल रहा है वो अपना करंट होता है। आईडी क्या होता है? एयर में बनता है डिस्प्लेसमेंट करंट, जैसे प्लेट कैपेसिटर के बीच में बनता है, मतलब ये हवा में बनता है। हवा में बनता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, सही बोल रहा हूँ, हवा में बनता है ये करंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, तो इसीलिए ये करंट डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। समझ में आया ना? हाँ। आईसी और आईडी हमेशा क्या होता है? इक्वल। आईसी इज ऑलवेज इक्वल टू आईडी। सेम बात है, लेकिन लिखना वही है जो वो लिखा था, लेकिन आईसी इज ऑलवेज इक्वल टू आईडी, नहीं तो सर्किट पूरा ही नहीं होगा। देखो सुनो, क्या क्या होता है एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे एक क्या पंगा है, थोड़ा सा पंगा ही देख लो इधर। जैसे मान लो बच्चों कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर है और उसको ऐसे आपने जोड़ दिया एक सोर्स के साथ, मान लो एसी के साथ जोड़ दिया। तो देखो डीसी वाले में कैपेसिटर, एसी वाले में कैपेसिटर अलग काम करता है, मतलब बदलते हुए करंट के साथ जोड़ दिया। अगर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करूं आपको मैटर, तो बदलते हुए करंट के साथ जोड़ दिया तो जो वायर में करंट फ्लो करता है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। तो बच्चों बीच में गैप हो गया ना ये, तो साइंटिस्ट ने ये बोला कि ये गैप में करंट कैसे जाएगा। इस गैप में जो करंट जाता है वो उसको उसको उस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट करंट, जो गैप में जाता है। तो इसी को एम्पियर सर्किटल लॉ में वो दो टर्म आया था। तो दो टर्म आया था, इसका मतलब क्या है? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी था ना। तो देखो जब आईसी रहेगा तो आईडी नहीं रहेगा, जब आईसी नहीं, आईसी रहेगा तो आईडी नहीं रहेगा, और जब आईडी रहेगा तो आईसी नहीं रहेगा। जब यहां पे फॉर्मूला लगाओगे तो केवल कौन बचेगा? आईडी। अरे जब आईडी आएगा तो आईसी जीरो होगा, और जब आईसी रहेगा तो आईडी जीरो होगा। और रहेगा ही, लेकिन इस बीच वाले जगह में बताओ कंडक्शन हो रहा है, वायर है, तो यहां केवल कौन है? आईडी है। यहां यहां देखो इस वाले पॉइंट पे क्या कोई गैप है? तो यहां केवल आईसी है। प्रोसेस करो दिमाग में, प्रोसेस करो, सोच लो कि जब वायर रहेगा तो केवल कौन सा करंट होगा? कंडक्शन। और अगर गैप रहेगा तो केवल कौन सा करंट होगा? आईडी। तो बच्चों अगर ये सेम करंट फ्लो होगा ना, नियम क्या कहता है फिजिक्स का, कि ये करंट पूरे वायर में सेम होना चाहिए, मतलब आईडी आईसी के बराबर होना चाहिए। अरे आईडी तो बस ट्रांसफर का काम करता है, बीच में जो गैप है उसको ट्रांसफर डकाता है, ऐसा समझो बस, बाकी वो उसी के बराबर होता है। समझ में आया? मतलब ऐसा समझो, शक्तिमान गंगाधर ही शक्तिमान है। नहीं समझे तुम लोग? अरे डबल रोल होता है ना, तुम लोग अपने मॉडर्न कोई भी समझ लो, हम लोग तो पुराने समय, तो मॉडर्न में होता है ना एक ही प्लेयर दो रोल प्ले करता है, या एक ही कैरेक्टर दो रोल प्ले करता है। तो जब वो एक रोल में रहेगा तो दूसरे में नहीं रह सकता, और जब दूसरे में रहेगा तो पहले में नहीं रह सकता। तो यही या तो ये कंडक्शन रहेगा या तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। बीच में हाँ बोल दो, जल्दी आओ, वेट कर रहे सर। ठीक है, मतलब ठीक है ना, या तो डिस्प्लेसमेंट या तो
ये पूरा फॉर्मूला है बच्चों। डन, आगे चले, इधर देख लो, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल बोला है तो इसमें मैक्सवेल वाला मत लिख देना, मैक्सवेल म्यू नॉट आई बस काम ठीक है, म्यू नॉट आई। एक्सप्लेन हाउ बायट-सवर्ट लॉ इनेबल वन express ampere circuital law in the integral form of b dot dl mu naught I। एक नंबर का है बेटा, 1/3 है ना, देखो उधर, हाँ यहाँ यहाँ देखो ना, यहाँ 1/3। अरे मैं ये को पढ़ रहा हूँ, ये तो आज 2015 के बाद वाले हैं। सोलनाइट है क्या? सोलनाइट करना ही नहीं है, खत्म हो गया चैप्टर, ही बताओ। ये तो चैप्टर नहीं खत्म हुआ, पागल हो गया तुम लोग, मतलब पहला सेगमेंट खत्म हो गया, पहला सेगमेंट खत्म हो गया, अब फोर्स वाली चीज आएगी। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं फोर्स वाली चीज। अब हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, अब दूसरे सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले सेगमेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाना। आप लोग बहुत भाग्यशाली है, बहुत सारा चीज सिलेबस से हटा दिया गया। तो बच्चों इसमें मैं पहले पढ़ा देता हूं कुछ कुछ बातें, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे टॉपिक का जो नाम है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, लॉरेंज नाम, इसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉरेंज लॉ या लॉरेंज फोर्स। बच्चों इसमें हम क्या पढ़ते हैं? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स ने बताया था, लॉरेंज फोर्स क्या बताता था कि फोर्स ऑन ए चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली। लिख लो, फोर्स ऑन ए चार्ज इनसाइड, फोर्स ऑन ए चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। हाँ, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ हो, एक मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर रहेगा तो कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ रहेगा तो कितना लगेगा? ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से बच्चों, ये फॉर्मूला क्या बना था? वेक्टर फॉर्म में इनका फॉर्मूला था Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B इन ऐसे ब्रैकेट। ये फोर्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं FL, FL मतलब लॉरेंज फोर्स, इसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B और ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये लॉरेंज फोर्स होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर Q को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक आएगा Q इंटू ई और दूसरा टर्म आएगा Q इंटू वी क्रॉस B। तो बेटा जो Q इंटू ई है इसे हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये पहले आपको पढ़ाया है F इक्वल टू कितना होता है? QE। तो ये तो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, तो यानी ये वाला जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स में दोनों फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। बट FM लिख दिया है, FB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। बताते 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 हैं V क्या है, B क्या है, सब बताते हैं। अभी पहले लॉरेंज फोर्स की बात कर रहे हैं। V वैसे वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और Q आपको पता ही है चार्ज है। ठीक है, तो बच्चों अब ये एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं हम? जैसे एक साथ लॉरेंज ने क्यों दोनों बताया था, तो बच्चों देखो अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए इन दोनों को। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, तो इसीलिए दोनों फोर्स को एक साथ पढ़ते, लेकिन हमारे लिए वो दिक्कत की बात नहीं। हम मैग्नेटिक फोर्स अलग पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक अलग पढ़ेंगे, हम लोअर क्लासेस में है ना, हम दोनों अलग अलग करके पढ़ेंगे।
बाकी जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो दोनों एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, वो बात हमारे लिए नहीं है, हायर क्लास में जाएंगे तब देखेंगे। अभी एफएम, बच्चों हम लोग का पूरा ध्यान किधर होगा, एफएम की तरफ या एफबी की तरफ, जो कह लो, एफबी कह लो मैग्नेटिक फोर्स या एफएम कह लो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है ना। तो बच्चों एफएम का क्या फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला है, तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आया एफएम इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ठीक है बच्चों, वी क्रॉस बी। बच्चों ये क्यू आपको पता है, वी क्या है, वी है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। बच्चों चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है, ध्यान से सुनो, ये सब बेसिक है, ये सब सही रहेगा ना तुम्हारा, कोई क्वेश्चन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों ये इसका स्केलर, ये इसका कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, इसका स्केलर फॉर्म निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। बेटा कल ही बताए थे वी क्रॉस बी क्या होता है, वी बी साइन, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। बच्चों ठीक है ना, वी बी, और यहाँ थीटा क्या है, थीटा है वी और बी के बीच का एंगल, यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, वी और बी के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। आइए आइए कार्तिक, आइए आइए। चलो कोई बात नहीं, आ गए, बहुत अच्छी बात है, अभी शुरू ही किया हूँ, बस एक एक थोड़ा सा कुछ पढ़ाया है ना, तो बाकी वीडियोस देख लेना, कोई बात नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, चलो ठीक है, आगे चले बच्चों, ये ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो देखो पहले हम डील करेंगे डायरेक्शन को, पहले किसको डील करेंगे, डायरेक्शन को, उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं, चलो बच्चों प्रॉपर्टीज, फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज इज जीरो, फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज इज जीरो, स्टेशनरी चार्ज इज जीरो। बच्चों अगर स्टेशनरी चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, जीरो, अगर चार्ज रुका हुआ होगा तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, जीरो। क्यों, 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 फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज, चार्ज चार्ज मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, तो फोर्स क्यों जीरो होगा, बताओ। वो कह रहा है, मनन कह रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा इसलिए जीरो होगा, कोई बताओ, कोई बात नहीं, रख लो रख लो, बाद में देखूंगा। एक बार बताओ क्यों जीरो होगा, जो तुम्हें डायरेक्ट सामने दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, तुम्हें सारा चीज दिख गया, दुनिया जहान दिख गया, अरे वी जीरो होगा तो ये बचेगा क्या, वेलोसिटी जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा, अरे तो स्टेशनरी चार्ज की भी बात कर रहा हूं ना, उसका लॉजिक पूछ रहा था, तो ये सामने दिख रहा है ना लॉजिक, कि v जीरो होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर बोले कि चार्ज रुका हुआ है, उस पर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ टेस्ला का फील्ड लगा है, कोई मतलब नहीं है, आपका फोर्स हमेशा क्या आएगा, जीरो। अरे बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अब इधर बैठ जाओ। दूसरी बात ध्यान दो, when charge move, when charge move पैरेलल, ध्यान से सुनना ये सब पॉइंट, पैरेलल और एंटी पैरेलल, अरे ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल,
when charge move parallel or anti-parallel to magnetic field, then force is zero. Force is zero. When charge move parallel or anti-parallel to magnetic field, force is zero. अब बताओ क्यों? क्योंकि जब पैरेलल मूव करेगा तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो. अरे पैरेलल मूव करेगा तो v और b का डायरेक्शन सेम हो जाएगा ना बालक. तो सेम होगा तो थीटा जीरो होगा. साइन जीरो क्या होता है? जीरो. साइन जीरो क्या होता है? जीरो. अगर एंटी पैरेलल मूव करेगा यानी b इधर होगा और v इसका उल्टा होगा, v अगर उल्टा होगा तो ये एंगल कितना बनेगा? 180. और थीटा की वैल्यू जब 180 हो तो साइन थीटा क्या होता है? साइन 180 क्या होता है? जीरो. अभी भी जीरो. ये बात याद रखना. ये बात याद रखना. फोर्स जीरो कब कब होगा? फोर्स जीरो कब कब होगा? जब थीटा जीरो या 180 हो, यानी चार्ज या तो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ मूव करे या उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे. दूसरा बात, फोर्स जीरो एक बार और कब होगा? कब होगा? जब चार्ज रुका रहे. v जीरो हो. 3 बार फोर्स जीरो होगा. कौन कौन सी बात? v जीरो हो, पैरेलल हो, v और b एक दूसरे के पैरेलल हो और एंटी पैरेलल. लॉक करें बच्चों. तीसरी बात, फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो. फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम हो. तो बेटा फोर्स एफ मैक्सिमम कब होगा? ये तो मिनिमम की बात कर ली है. ये जो निकला ये किसके लिए बोला है? मिनिमम. मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 हो. क्योंकि जब थीटा 90 होता है तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है. और साइन की मैक्सिमम वैल्यू तब होती है. तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा याद रखो. ठीक है बच्चों, एक और बात बताता हूं, बहुत कमाल की बात. अरे ये दूसरा के बाद ये तीसरा पॉइंट हो गया ना. चौथा पॉइंट देख लो. चौथा पॉइंट क्या बताता हूं कि बच्चों जो एफएम होगा यानी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा v के, एंड एफएम जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा b के. क्यों क्यों क्यों? कल ही बताया था कि a क्रॉस b जो होता है वो a के भी परपेंडिकुलर होता है और b के भी. बेटा a क्रॉस b, जैसे v क्रॉस b करूंगा तो ऐसे आएगा ना. तो v क्रॉस b ऐसे आया तो देखो v के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अरे v क्रॉस b ऐसे आएगा ना. अभी डायग्राम में देखो ऐसे आएगा. यानी v क्रॉस b का वेक्टर ऐसे आएगा तो इसके साथ भी एंगल 90 और इसके साथ भी एंगल 90. तो a क्रॉस b जो होता है ऐसे याद रख लो कॉमन, वो a के भी परपेंडिकुलर होता है और b के भी. जैसे कल हमने db निकाला था ना dl क्रॉस r करके, याद है कि नहीं बायट में? तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो dl के भी परपेंडिकुलर होगा और r के भी परपेंडिकुलर होगा. समझ में आ रहा है? दोनों के परपेंडिकुलर होगा. बच्चों जहां भी क्रॉस हो, ये क्रॉस की महिमा है. एक लास्ट पॉइंट जो इसमें बताना होता है कि मैग्नेटिक फोर्स इज ए पावरलेस फोर्स. एफएम इज ए पावरलेस फोर्स. एफएम इज ए पावरलेस फोर्स. पावरलेस फोर्स. पावरलेस फोर्स का होने का मतलब इट कैन नॉट चेंज एनर्जी. अगर कोई पार्टिकल इसमें जिस एनर्जी के साथ अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे बस अभी लिख लो बाकी आगे समझ में आ जाएगा. इट कैन नॉट चेंज एनर्जी. बेटा जब पावरलेस है, पावर मतलब शक्ति ही नहीं है. जब शक्ति नहीं है तो क्या करेगा? कोई एनर्जी का चेंज नहीं कर सकता. अब ये सवाल उठता है कि ये पावरलेस क्यों है. बच्चों इसका बात मैं बता दे रहा हूं. पावर दो टाइप का होता है. एक का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम. वर्क डन बाई टाइम क्या होता है? पावर होता है. एक और पावर होता है बच्चों, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर. उसका फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी. उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट वी. ये पी क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी. हाँ क्या हुआ? कौन? ए बंद करो, रखो मोबाइल बाहर क्यों रखा है? इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट वी. इधर ध्यान दो बच्चों, इसको खोलोगे तो क्या आएगा? एफ वी कॉस थीटा. अरे इधर बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. तो बेटा ये थीटा क्या होता है? यहाँ पे एफ और वी के बीच का एंगल होता है.
अरे ये पावर क्या होता है पहले ये बताओ, एफ वी कॉस थीटा, और ये थीटा क्या होता है, एफ और वी का बीच का एंगल होता है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ एफ एम हमेशा परपेंडिकुलर टू वी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये वाला एंगल मैग्नेटिक फोर्स के केस में हमेशा कितना आएगा, 90 आएगा ना। तो कॉस 90 कितना होता है, 0। तो पावर कितना आएगा, 0। तो इसका पावर हमेशा कितना आएगा, 0। क्यों बच्चों, थीटा इज, या ये वाला पॉइंट लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि एफ एम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी। होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो मैथ गड़बड़ हो जाएगा, मैथ का नियम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी, वी क्रॉस बी हमेशा वी के परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया ना। ये कुछ पॉइंट थे, संक्षेप में बिंदु थे जिनको हमने स्पर्श किया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे। पावरलेस फोर्स, इट मतलब इट कैन नॉट चेंज एनर्जी, ये एनर्जी नहीं बदल सकता। हो गया बच्चों, डन। बच्चों डन, सॉर्टेड, सबको समझ में आ रहा नहीं है। अब आओ कुछ डायरेक्शन की टेस्टिंग हो जाए। देखो कुछ बातें ध्यान रखो, फोर्स जीरो कब कब होगा, थीटा जीरो हो, यानी जब दोनों सेम डायरेक्शन हो, वी और चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट हो, या वी जीरो हो यानी चार्ज रुका हो। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 हो, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। बच्चों जो मैग्नेटिक फोर्स होता है हमेशा वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में वी क्रॉस बी होता है। तो वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का होगा। और बेटा हमें पता है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी एफ एम का डायरेक्शन वही है जो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन है, और वी क्रॉस बी वी से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी। इसका मतलब एफ एम भी वी से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी। तो उसी वजह से ये क्या हो जाता है, पावरलेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि पावर के फॉर्मूले में होता है एफ डॉट वी, यानी एफ वी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे एफ और वी के बीच का एंगल होता है, और यहाँ एफ और वी के बीच में हमेशा एंगल 90 होगा। 90 होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पावरलेस। ठीक है ना, ये सब बातें समझ में आ रहा है आपको। अब इसके बाद एक एप्लीकेशन इसका छोटा सा करते हैं बच्चों। एप्लीकेशन से पहले डायरेक्शन वाला खेल हो जाए। तो जो डायरेक्शन देखने के लिए आपको एफ एम बराबर कितना होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी होता है ना बच्चों। तो आपको देखना है कि जिधर वी क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, यानी वी की तरफ हाथ रखना होगा, और किसकी तरफ घुमाना पड़ेगा, बी की तरफ। जैसे डीएल क्रॉस आर निकल रहे थे तो क्या किए थे, डीएल की तरफ हाथ रखे थे और आर की तरफ घुमाए थे, पॉइंट की तरफ घुमाए थे। तो उसी तरह से यहाँ हाथ किसके ऊपर रखना होगा, वी की तरफ, और घुमाना किसकी तरफ होगा, बी की तरफ। तो आओ एक सिंपल प्रॉब्लम लेके हम लोग शुरू करते हैं। जैसे बच्चों मान लो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, क्रॉस मतलब किधर जा रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है, और एक चार्ज पार्टिकल जो है ऐसे मूव कर रहा है वी के वेलोसिटी से। तो आपको बताना है इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा। वी की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ घुमाओ, वी की तरफ, वी इधर है, वी इधर है, बी अंदर है, तो वी क्रॉस बी ऊपर। मत लगाओ, बचपन छोड़ दो। तो वही यही यूज करो। तुम फ्लेमिंग लगा रहे हो ना, अरे मूर्खम, ए हट।
अब एक बात बताओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब लगता है? चलो बताओ मुझे। जब तीनों के तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो ना, फादर मदर चाइल्ड होता है ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करेंट। लेकिन एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर ये फोर्स और ऐसा जरूरी थोड़ी है, बच्चों को सिखाया जाता है ना, बड़ों को थोड़ी सिखाया जाता है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर हो। अब तो तुम 12th में आ गए, वो 30 डिग्री भी बना सकता है, वो 60 डिग्री, तो 30 डिग्री होगा तो फ्लेमिंग को ऐसे कर दोगे? बताओ 60 डिग्री होगा तो फ्लेमिंग को ऐसे कर दोगे? हाँ 90 डिग्री, तो भाई फ्लेमिंग तो ऐसे ही लगता है बस। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 10th में एक्सक्लूसिव केस के लिए फ्लेमिंग यूज हो सकता है भाई। ये फ्लेमिंग का ड्रॉबैक है कि फ्लेमिंग तभी लग सकता है जब v और b एक दूसरे को क्या हो 90, यानी वो हमारे मैक्सिमम वाले केस में लग सकता है। बताया था ना आपको कि v और b के बीच में एंगल 90 है तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। फ्लेमिंग तभी काम कर सकता है, लेकिन हमारे फिजिक्स में 12th में आगे तो जरूरी थोड़ी कि मैक्सिमम हो, इसलिए मत यूज करो। जो चीज हर जगह काम ही ना है उसको सीखना ही क्यों? ऐसी चीज सीखो जो हर जगह काम आए। तो वो चीज क्या है, क्रॉस है, क्रॉस सीख लो। अरे ज्यादा मुश्किल क्रॉस नहीं है, एक बार सीख लोगे हर जगह काम आएगा। वेक्टर पहचान लो, जो पहले वेक्टर है उसकी तरफ हाथ रखना है, जो बाद में वेक्टर है उसकी तरफ घुमाना है, बात खत्म। तो पहले यहाँ पे कौन था, पहले यहाँ पे देखो v था, अंदर वेक्टर कौन सा था, b, अंदर b था, तो क्या करोगे, v की तरफ हाथ रखना है, b की तरफ घुमाना है, थंब जिधर आएगा उधर फोर्स है। तो फोर्स किधर आएगा इस केस में, ऊपर की तरफ। और इसमें तो तुम लोग बहुत अच्छा काम किए। अब मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, इसमें विजुलाइज करना होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। सुनो एक बात और बच्चों, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो एफएम का डायरेक्शन वही होगा जो v क्रॉस b का होगा। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो जो v क्रॉस b से डायरेक्शन आएगा उसको उल्टा करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम v क्रॉस b निकाल रहे हैं ना, तो v क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वही fm का डायरेक्शन होगा, कब, जब q प्लस हो। लेकिन अगर q माइनस हो गया तो तुम फिर भी v क्रॉस b निकलना, लेकिन डायरेक्शन को क्या कर देना, बस उल्टा कर देना। समझ में आ रहा है? तो चलो यहां बताओ, प्रोटॉन जा रहा है टॉप टू बॉटम। अब बताओ तो जानो, विजुलाइज कर लो जितना करना है। हाँ नॉर्थ साउथ पहचान लो एक बार, मेरे हिसाब से तो साउथ होना चाहिए अगर ईस्ट ही है तो। नॉर्थ से साउथ, भाई उधर साउथ नहीं है। देख लो, अगर बचपन में तुम सही से पढ़े होते तो क्या होता, क्या हुआ, बचपन में तुम लोग को दिशाओं का ज्ञान भी नहीं सही। मैंने तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन ही है। देखो किसी भी एक डायरेक्शन को ईस्ट मान लो, सुनो ध्यान से, अब मैं सिखा रहा हूं बच्चों की बात। अब किसी भी एक डायरेक्शन को ईस्ट मान लो, तो मैं इसको ईस्ट मान ले रहा हूं। अरे मान लो, क्या पता नहीं हो तो इसको ईस्ट मान लो। अरे रूम में कहीं तो रूम में होगे, तो जिधर तुम्हारा फेस होगा उसको ईस्ट मान लो। तो जिधर लेफ्ट हैंड आएगा उधर नॉर्थ होगा, जिधर राइट हैंड आएगा उधर साउथ होगा, और जिधर पीठ होगा उधर वेस्ट होगा। समझ में आया? जैसे तुम बैठे हो तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, ईस्ट, पीछे क्या हो गया, वेस्ट। कंफ्यूजन नॉर्थ साउथ में होता है, तो जिधर लेफ्ट हैंड है उधर क्या होगा, नॉर्थ, जिधर लेफ्ट हैंड होगा उधर क्या होगा, नॉर्थ, और जिधर राइट हैंड होगा उधर क्या होगा, साउथ। अब तो नहीं कंफ्यूजन, मतलब ये गलत बोल रहा था, नॉर्थ ये नहीं, नॉर्थ वो होगा अगर इसको ईस्ट मानते हो तो। इधर अगर ईस्ट है तो पीछे वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ। अब बताओ, चलो अब शुरू करो, खेल शुरू करो। इसमें लगेगा फ्लेमिंग अगर लगाना चाहोगे तो, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, परपेंडिकुलर है, इसमें लग जाएगा अगर लगाना चाहो तो। वैसे तुम वी क्रॉस भी ही लगाओ, फायदे में रहेगा। वी क्रॉस भी से जल्दी होता है, फ्लेमिंग में सोचने में टाइम लग जाता है। वी क्रॉस भी लगा दो जल्दी से। भाई तुम सीधे सीधे वी पहचानो, पहले पहले वी, एक बार में एक को सोचो, वी पहचानो। तो पार्टिकल किधर है, टॉप टू बॉटम, बारी बारी से सुनो। तो वी नीचे होगा, तो चलो वी नीचे होगा तो हाथ तो ऐसे रहेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है।
अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, फिर मैग्नेटिक फील्ड देखो, अच्छा नॉर्थ टू साउथ, तो तुम्हारा नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ऐसे घुमा लो, हाथ को नीचे किया, ऐसे घुमा लो, इधर आया थंब, तो क्या हुआ डायरेक्शन, इधर क्या था, इधर क्या है, वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। एक बार में एक को सोचो, पहले वी को सोचो, उधर की तरफ हाथ कर लो, फिर बी को सोचो, बी जिधर जाए उधर हथेली घुमा लो, जैसे पॉइंट जिधर जा रहा है तो घुमा रहे थे ना वहां, यहाँ बी जिधर जाए उधर हथेली कर लो, वी नीचे था, बी किधर जा रहा था, वी नीचे था, बी किधर जा रहा था, नॉर्थ टू साउथ, तो हथेली ऐसे करनी पड़ेगी, ऐसे करनी पड़ेगी हथेली, तो ऐसे आएगा। अब जितने लोग को रूम से ऐसे नहीं विजुअलाइज हो रहा है, भारत का नक्शा देखे हो कि नहीं देखे हो तुम लोग, तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, आसाम, गुजरात, नॉर्थ, कन्याकुमारी साउथ, कन्याकुमारी साउथ, ठीक है, ऐसे है, साउथ है कन्याकुमारी, ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा बोला कि वेस्ट में पाकिस्तान नहीं बोला है, हाँ नहीं, ईस्ट में पूर्वी पाकिस्तान, वेस्ट में पश्चिमी पाकिस्तान, नॉर्थ में चाइना, साउथ श्रीलंका, तो कर उत्तर नहीं बोल सकते, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहां भी तुम पहचान सकते हो, लेकिन बताओ टॉप किधर होगा। अब जैसे अब इस क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया, अब बोला बच्चे ने कि मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है टॉप टू बॉटम, तो बच्चा बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है ना, लेकिन गलत बात है ये, गलत बात है। अरे ये नक्शा दीवार पर टांग दिया तो क्या तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर ऊपर हो गया और तमिलनाडु पाताल में चला गया। अरे लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर कहीं स्पेस में होना चाहिए, भारत पूरा ऐसे खड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गुजरात के लोगों को दिल्ली पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, चढ़ाई करना पड़ता है, चढ़ाई करना पड़ता है। और अगर मध्य प्रदेश के लोग गलती से भी उनका पैर फिसलता, सीधे कन्याकुमारी में जाके गिरते। अरे तुम फील कर पा रहे हो ये गलत है, मतलब ये मैप हम दीवार पे ऐसे टांगते तो इसका मतलब थोड़ी कि भारत भी ऐसे खड़ा हो गया, भाई भारत ऐसे लेटा है। अरे फील हो रहा है ना बात को, तो अगर इसका इसका टॉप ऊपर होगा, यानी टॉप ये होगा, ये इधर, और बॉटम पीछे होगा, समझ में आ रहा ना, ये मैं झेल चुका हूं ये बात, इसलिए मैं समझा रहा हूँ तो फील करा रहा हूँ बात। क्लासेस में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं पहले, इसीलिए मैं इसको कराने में डरता हूँ कि तुमने टॉप टू बॉटम अगर नॉर्थ टू साउथ समझ लिया ना बेटा, कांड हो जाएगा फिर। अच्छा सुनो इधर, अब चलो इससे समझ लेते एक बार, प्रोटॉन आ रहा है टॉप टू बॉटम, तो बताओ क्रॉस आ रहा है इस फिगर में या डॉट, क्रॉस आ रहा है इस फिगर में या डॉट, टॉप टू बॉटम जा रहा है ना, तो या तो इसके अंदर जाएगा या इससे बाहर आएगा। अरे इंडिया लेटा हुआ है ना, नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, तो नीचे जाएगा ना, तो यहाँ मैग्नेट ये प्रोटॉन का डायरेक्शन कैसे आएगा, क्रॉस, यानी वी कैसा आएगा, क्रॉस। अरे फील करके देख लो, वी क्रॉस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे भी कर लो, तो तुम्हें क्या बोला था, वी क्रॉस बी, तो वी अंदर है, बी नीचे है, वी क्रॉस बी, ईस्ट टू वेस्ट, अभी भी आएगा। लेकिन इसमें बस सावधान रहो, ये सबसे अच्छा है वैसे, लेकिन बस तुम्हें फील हो जाए कि टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है इसमें। अगर बॉटम टू टॉप बोलता तो यहाँ डॉट होता, बाहर निकलता ना, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर, तो वी क्रॉस बी कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, डायरेक्शन क्लियर है ना। चलो आगे चलते, अब अगर कोई क्वेश्चन आएगा बीच में तो प्रैक्टिस करेंगे उसको, ठीक है बच्चों। इसमें एक टॉपिक होता है, छोटा सा टॉपिक, इसको देख लो, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए यूनिफॉर्म
इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये टॉपिक है बच्चों कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये टॉपिक है, देख लो काफी हाई वेटेज का टॉपिक है ये, ठीक है ना, हाई वेटेज है इसका। बच्चों एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं, देखो इधर ध्यान से। अच्छा एक बात पूछ लूं पीछे थोड़ा सा, मेरे को एक बात याद आ गया, मैं पूछ लेता हूँ, एक चीज पूछ लेता हूँ, ठीक है। रोशन, सार्थक, सब लोग तैयार है ना बताने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा बताओ, इनसाइड आउटसाइड? जो है ही नहीं उसका डायरेक्शन क्यों निकाल रहे? अरे बुद्धि मत खो देना, मतलब मानसिक संतुलन मत खो देना, कि मतलब जो है नहीं उसका डायरेक्शन निकालने लगना। तुम क्या बता रहे थे इसका? हाँ है तो डायरेक्शन तो आएगा ना, आएगा कि नहीं? बताओ बताओ बेटा, आएगा कि नहीं, सच बताओ बेटा। देख लो तुम्हारे पे उम्मीद है मेरी, सारी उम्मीद मेरी तुम हो, बताओ। हेलो, क्यों नहीं आएगा? मैग्नेटिक फील्ड है ना, वी है ना, तो क्यों नहीं आएगा? मना करा तो तुम उनसे उनको मैं भरमा रहा था, उनको मैं भ्रम में डाल रहा था। बिल्कुल आएगा, डायरेक्शन बताओ। वेरी गुड, लेकिन तुम गलत लगा रहे हो ना, वी क्रॉस भी तो अंदर आएगा ना, गधा कहीं। अभी बताया था कि वी और बी जब एक दूसरे के पैरेलल हो तो फोर्स क्या होता है? डायरेक्शन पूछी थी ना। तो भाई एक बार बता, जो पैदा ही नहीं उसका मुंडन कराएगा? एक बात तू बता, कि जो बच्चा पैदा नहीं उसका मुंडन कराएगा तू? तो जब फोर्स होगा नहीं तो डायरेक्शन क्यों देगा? समझ में अरे बात समझ में आ रही तुम लोग को? मेरे को पता था कि दो चार ऐसे पाए जाओगे, इसीलिए मैंने खोज की। अगर बी और अगर बी और वी ऐसे हो तब भी मत कर, समझ में आ गया ना। अगर फिर से बी और वी ऐसे हो बेटा, फिर से जीरो। ये भी चेक करना जरूरी नहीं कि सावन के अंधे को तब हरा ही हरा तो नहीं दिखाई बंदे ने। अब नहीं होगा जीरो, अब बताओ डायरेक्शन क्या होगा? अरे वी की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ घुमाओ, वी क्रॉस बी अंदर आएगा। समझ में आया? मतलब अगर इन दोनों केस को छोड़ के कोई भी केस हो, डायरेक्शन निकालना। समझ में आ रहा ना? इन दोनों केस को छोड़ के कोई भी केस हो, डायरेक्शन निकालना। बाकी इन दोनों केस के अलावा नहीं। एक और बात बताई दो चलो, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है 10 टेस्ला की, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो रेस्ट में है, बताओ इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? जीरो रहेगा। अब सही, तीन ही केस तो बताया था जीरो का ना, कि एक क्या था स्टेशनरी हो, एक क्या था पैरेलल हो, उसके अलावा कोई केस है डायरेक्शन निकालना। लेकिन तीन केस में मत निकालना, पहले देख लेना कि वो तीनों तो नहीं है। अच्छा देखो अच्छी बात है, नहीं तो गलती हो जाता है ना एग्जाम में। अब यहां आ जाता हूं, देखो बच्चों, इनसाइड परपेंडिकुलर, बच्चों परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ परपेंडिकुलर भी होना चाहिए तब। तो बच्चों अगर परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्रॉस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है,
तो बेटा यहां पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल रहेगा, मान लो उसकी वेलोसिटी ऐसे है q, और ये v से ऐसे जा रहा है ना, तो बेटा इस पे फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b। तो चलो मैं एक बार बताता हूं, ये सर्कुलर मोशन इसके अंदर करने लगेगा बेटा। क्यों करने लगेगा तुम टेस्ट करके देख लो। अभी v क्रॉस b लगेगा तो ये मुड़ जाएगा ऐसे, फिर यहां चेक करोगे फिर v क्रॉस b इसको और मुड़ेगा, यहां चेक करोगे फिर v क्रॉस b इसको और मुड़ेगा, यहां चेक करोगे फिर v क्रॉस b और मुड़ेगा, यहां चेक करोगे फिर v क्रॉस b और मुड़ेगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो v क्रॉस b हमेशा इसको सेंटर की तरफ मुड़ते जा रहा है, यानी एफएम का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ है। यहां पे चेक करो, अगर वेलोसिटी यहां पे ऐसे हो गई तो v क्रॉस b बेटा अभी भी डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा, सेंटर की तरफ। यहां चेक करो v क्रॉस b, किसी भी पॉइंट पे चेक करो, डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ आएगा, सेंटर की तरफ। एफएम का डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा, सेंटर की तरफ आएगा ना। तो बच्चों ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब एक बात ध्यान से याद रखो, दुनिया का कोई भी फोर्स हो, अगर वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो हमेशा मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। ठीक है ना, हमेशा मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। तो तुम बस एक ही केस है, तुम चिंता मत करो, बस याद रखना परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कल बनाएगा। तो बच्चों सवाल उठता है कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। देखो डेरिवेशन में भी है, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। देखो एक लाइन समझ लोगे जीवन सुखी हो जाएगा, एक लाइन समझ लो बस। बच्चों यहां बताओ फोर्स किसके इक्वल होगा, एफएम किसके इक्वल होगा, क्यू। अब स्केलर फॉर्म लगाओ, क्यू वी बी साइन, इसका वेलोसिटी है v, v सेम रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स v को नहीं चेंज कर सकता। क्यों, v बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, और हमने अभी बताया कि पावरलेस फोर्स होता है, फील्ड होता है, तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है ना। हाँ डायरेक्शन को बदल सकता है, जितनी चीज डायरेक्शन से बदलती होगी उनको बदल देगा। जैसे वेलोसिटी को बदल सकता है लेकिन स्पीड को नहीं बदल सकता, वेलोसिटी बदल सकता है। तो वो जो वेलोसिटी क्यों बदल सकता है, डायरेक्शन बदल रहा है ना। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो उसको बदल सकता है। तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। बेटा 90 क्यों होगा, देखो वेलोसिटी है ऐसे और बी है अंदर, अरे v है ऐसे b है अंदर, तो एंगल कितना है, 90 है ना। और हर जगह वैसा ही होगा, यहां भी देखो v है ऐसे b है अंदर, एंगल कितना है 90, तो कितना आएगा क्यू वी बी साइन 90। तो ये किसके इक्वल आएगा, क्यू वी बी के इक्वल आएगा, आएगा ना हर पॉइंट पे। तो बच्चों अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में जो सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है, वो फोर्स यहाँ पे है, और वो फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के, यानी m इंटू वी स्क्वायर बाई आर के। m क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा होगा उसका मास है। v क्या है, उसका स्पीड है। और r क्या है, वो रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा होगा, वो रेडियस क्या है, r है। तो बच्चों fm की वैल्यू डाल दो, fm की वैल्यू कितने है, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो समझने वाली बात यहीं तक थी, ये वाली बात, जिसको ये बच्चे को समझ में आ गया वो कभी भी इसका फॉर्मूला नहीं भूलेगा। बस उसको ये समझना है कि फोर्स निकालना है 90 पे, 90 फोर्स कितना है, क्यू वी बी, और उसको किसके बराबर करना है, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। अब वो सब कुछ भूल जाए, आगे का, आगे का सब कुछ भूल जाए जो मैं लिखूंगा अभी, लेकिन उसको बस इतना याद है ना, वो आगे का सब कुछ कर लेगा। बस यहीं तक है फिजिक्स, ये बस इतना याद रहना चाहिए, इतना याद रहे आगे का सब कुछ हो जाएगा। तुम इस पूरे डिराइवेशन में बस यही याद रखो कि एफ एम बराबर क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब तुमसे आर पूछा है ना बच्चों, तो एक वी से वी कैंसिल हो जाएगा, एक v से v कैंसिल होगा, एक पावर है a1 आ जाएगा, तो यहां से r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mv अपॉन qb। हाँ बस ये r का आ गया, r इक्वल टू mv अपॉन qb। ठीक है ना। r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। अब देखो जो r को अलग अलग फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, r को लिख सकता हूं mv अपॉन qb, लिख सकता हूं कि नहीं बच्चों। mv क्या होता है, m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम होता है कि नहीं होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, p अपॉन qb, लिख सकते हो p अपॉन qb, क्योंकि ये मोमेंटम होता है।
पी यहाँ पे क्या है, मोमेंटम। गलती मत करना, क्वेश्चन आएगा इस पे अभी पीवाई क्यूज में। पी क्या है यहाँ पे बोलो, पी क्या है, मोमेंटम। बेटा एम इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। अब जितने लोग को देखो नहीं पता है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है वो पी स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल होता है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी क्या है, मोमेंटम का स्क्वायर बटे 2m, काइनेटिक एनर्जी और तो इसको अगर काइनेटिक के फॉर्म में लिखना हो तो P बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, P बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m के। अरे इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट आ जाएगा अपॉन क्यूबी। देखो समझ के याद करोगे, याद नहीं करना पड़ेगा। मैंने क्या निकाला, बस mv बाई क्यूबी। mv बाई क्यूबी को क्या लिख दिया, p, और मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p स्क्वायर बाई 2m। अरे p स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी होता है, याद रखो, आगे भी तो काम आता है मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आता है ये। मॉडर्न फिजिक्स में भी डी ब्रॉगली का फॉर्मूला बनता है ना, h अपॉन एम वी, तो उसको हम लिखते हैं h अपॉन पी, फिर उसी को हम लिखते हैं h अपॉन अंडर रूट 2m के। यही सेम चीज, अरे फिजिक्स में दो दो जगह कॉपी हो रहा है, सेम चीज, ये चीज। और लास्ट में बस के को एक और चीज लिखते हैं बच्चों कि के क्या होता है, कि अगर कभी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके भेजा जाए तो इसको एक और फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी, क्यू इंटू कैपिटल वी। वी यहां पे क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अरे दो प्लेट के बीच में चार्ज को रख के उसको दौड़ाया जाता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी गेन होता है वो क्यू इंटू वी के इक्वल होता है। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, देख लो जरा, वहां एक और फॉर्मूला बना लो, के की जगह क्या रख दो, क्यू इंटू वी। हाँ बेटा, यस मैम बताइए। मैम बायो का मैं आज लीव पे हूँ मैम, तो मुझे आइडिया नहीं। ओके ओके, ठीक है। तो इसको क्यू इंटू वी डाल दो, तो कितने का, अंडर रूट ऑफ 2m क्यू इंटू वी अपॉन क्यू बी। अरे हो जाएगा, समझ रहे हो ना, लेकिन v स्पीड मत समझ लेना, v यहां पे क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। देखो सवाल साफ साफ कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है इतने वोल्ट से, तो v की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। बच्चों एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो देखो तुम्हें क्या करना होगा बच्चों, आपको ये देखना होगा कि हमारा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ये क्वेश्चन आपको साफ साफ हिंट करेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, तो आप परेशान मत होइएगा। लेकिन याद जो करना है वो कैसे कीजिएगा मैं आपको बता चुका हूं। नहीं काट सकते हो, काट दो, लेकिन बस याद रखने में आसानी होगा इसलिए ऐसे छोड़ा है, ताकि आप याद कर लोगे ना, के की जगह क्या होता है, क्यू इंटू वी। काट सकते, बिल्कुल काट सकते, बस आपको याद रहेगा ना। जैसे मैंने क्या किया बेटा, आर बराबर क्या आया, एम वी बाई क्यू बी, एम वी को क्या लिख लिया, पी बाई क्यू बी, फिर पी को क्या लिख लिया, अंडर रूट 2m के को क्या लिख लिया, क्यू इंटू कैपिटल वी। कैपिटल वी मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो याद रखने में बस आसानी होगा। और नीचे क्यूबी चला आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसमें एक चीज होता है, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बच्चों, दूसरा चीज एक डिराइव किया जाता है, टाइम पीरियड, कैपिटल टी, ठीक है ना। ये क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन लेने में, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन लेने में जो टाइम लगा उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन लेने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो बच्चों एक रिवॉल्यूशन लेने में कितना टाइम लगेगा, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक चक्कर लगाने में, 2πr। और किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, बेटा स्पीड तो बदल नहीं रही है, अरे स्पीड तो बदल नहीं रही है ना,
देखो फिर से बोल रहा हूं, यही याद रखना है, 2πr/v। आर का फॉर्मूला तुम्हें पता है mv/qb। अरे पता है ना, p/qb मतलब एमवी, रख दो वैल्यू। देखो रटना नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं, रटोगे तो फिर मुश्किल में पड़ोगे भाई। जैसे बता रहा हूं समझ लो, तुम केवल याद रखो Fm बराबर mv²/r, वहां से अपने आप आ जाएगा r बराबर mv/qb। mv/qb अगर दिमाग में तुम्हारे आ जाना चाहिए p/qb √2m/ke/qb, फिर वहीं ke को qb रख दो। तो यहां से बेटा हालांकि लिख रहा हूं फॉर्मूला, लेकिन मेन यही है, 2πr, r की जगह क्या लिख सकते हो, mv/qb। तो बेटा v से v कट जाएगा, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πm/qb, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, v से v कट जाएगा। ठीक है ना। देखो चाहिए, अगर v बढ़ाओगे तो जैसे v को डबल करोगे तो रेडियस डबल हो जाएगा ना, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है। अगर वेलोसिटी को डबल करोगे, स्पीड को डबल करोगे, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी r का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb। लेकिन टाइम पीरियड में देखो v नहीं आता है, लेकिन चक्कर अभी भी वो सेम टाइम पे पूरा करेगा। ठीक है ना, चक्कर अभी भी सेम टाइम पे पूरा करेगा, भले आप स्पीड बढ़ा दो। स्पीड को बढ़ाने से चक्कर लेने में समय नहीं बदलता है। चक्कर लेने वाला अगर समय बदलना है आपको, तो v को बदलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा वो। समझ में आया बच्चों? फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी भी लिख लो। एफ इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 1/t। एफ इजिकल्स टू 1/t, बेटा तो आपको पता है क्या हो जाएगा फॉर्मूला, qb/2πm, qb/2πm हो जाएगा, बात खत्म। 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी qb/, रेसिप्रोकल कर दो, बात खत्म करो। ठीक है, डन। अब न्यूमेरिकल की तरफ चलें बच्चों। अब इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं, अच्छा सुनो एक बात मैं बताता हूं और ध्यान रख लो। देखो बार बार 3 पार्टिकल को कंपेयर करेगा। अरे इधर ध्यान दो, ये 3 पार्टिकल को बार बार कंपेयर करेगा। पहला पार्टिकल होगा प्रोटॉन, दूसरा पार्टिकल होगा ड्यूट्रॉन, और तीसरा पार्टिकल होगा अल्फा पार्टिकल। 3 पार्टिकल बार बार कंपेयर किए जाएंगे। तो देखो मास और चार्ज याद रख लो। अगर प्रोटॉन के मास को मैं क्यू मानता हूं, हमको पता है प्रोटॉन का, चार्ज को मैं क्यू मानता हूं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमको पता है ना, या इसको ई मान लो। बेटा अगर प्रोटॉन के चार्ज को ई मानोगे प्लस ई, तो ड्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2e। अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, 2e। ड्यूट्रॉन के ऊपर प्लस ई होता है, गलत बता दिया। ड्यूट्रॉन के ऊपर ई ही होता है, ठीक है ना। अगर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है प्लस ई, तो ड्यूट्रॉन के ऊपर भी कितना होता है, ई। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना होता है, 2e। ठीक है। अच्छा अब यहां याद रखो, अगर प्रोटॉन का मास है mp, तो ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 2mp। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4mp। इतना याद रखो, इससे सारे क्वेश्चन बोर्ड के हो जाएंगे कि प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, ड्यूट्रॉन पे मास डबल होता है। ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज डबल होता है और मास 4 गुना होता है प्रोटॉन के। सब कुछ प्रोटॉन से याद रखो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है हमारे हिस्से में। भाई मान जाओ, ठीक है। बच्चों 21-22 का कर लेते हैं, चलो। ये वाला क्वेश्चन करो, 21-22। 21-22 करो।
पढ़ लो आराम से। अच्छा एक बार बताओ, समझो क्वेश्चन पढ़ लिए, पहले पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, एक बार दो बार पढ़ लो, तब जाके एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, पढ़ने से होगा कि मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें समझ में आएगा। राज सुराई पढ़ रहा है ना? राज ठीक है उत्सव, ठीक है उत्सव। गधा कहीं का राज वीडियो ऑन करके चला गया क्या कहीं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके? पढ़ लिए बच्चों, पढ़ लिए क्वेश्चन? सुनो इधर ध्यान से बच्चों, करंट पूछा है ना, सुनो ध्यान से। अच्छा अभी अभी नहीं कर पाओगे क्या तुम लोग? अरे ये तो पहला ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला बताना पड़ेगा मुझे। एक और फॉर्मूला जानना पड़ेगा इसके लिए, बताऊं? देखो बच्चों, जब करंट दिया हो तो क्या करना है, जैसे हमारे फॉर्मूले में करंट निकालना था ना हमें, अब करंट वाला फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा फोर्स का। तो देखो एफ एम बराबर कितना होता है, एफ एम बराबर होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो अगर मान लो छोटा सा चार्ज डी क्यू लेता हूं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है डी क्यू इक्वल टू वी क्रॉस बी होगा ना, वी क्रॉस बी होगा। तो देखो डी क्यू इंटू, अरे डिराइव नहीं कर रहा वैसे, डी एक्स वेलोसिटी को लिख लेना हूं बेटा, जिधर करंट मूव करता है, चार्ज मूव करता है, उधर ही तो करंट होता है, तो उसको लिख लेना हूं करंट एलिमेंट अपॉन डी टी इंटू बी, ठीक है ना? तो dt को इधर ला दोगे तो dq बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, dl क्रॉस b। ये df था, छोटा सा फोर्स था, इंटीग्रेट करोगे तो f बराबर आ जाता है i इंटू एल क्रॉस b। l क्या है, अभी भी करंट एलिमेंट है, करंट की तरफ जो लेंथ है वो लेना है। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया ना, f इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। ये भी मैग्नेटिक फोर्स का ही है, लेकिन जब करंट दिया हो। अभी पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या दिया था, चार्ज, लेकिन यहाँ करंट वाला पहला ही आ गया ना बच्चों। अभी भी सब कुछ सेम, सब कुछ सेम का मतलब, अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन देखना है तो कैसे करोगे, करंट की तरफ हाथ रखोगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओगे। एल क्या है, करंट की तरफ है ना, समझ में आया ना? अगर वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो तो फोर्स क्या होगा, बताओ सार्थक? वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो तो फोर्स क्या होगा, जीरो। वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो तो फोर्स क्या होगा, जीरो। करंट अगर जीरो हो तो फोर्स क्या होगा, जीरो। अरे करंट जीरो मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री। तो बेटा इसका स्केलर फॉर्म क्या बनेगा, आई एल बी साइन थीटा। अरे आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, एल और बी के बीच का एंगल, यानी वायर और, इसका स्केलर फॉर्म क्या बनेगा, इसका स्केलर फॉर्म बनेगा आई एल बी साइन थीटा। और बेटा ये थीटा किसके बीच में एंगल है, बी के बीच में, आई के बीच में कहो चाहे एल के बीच में कहो, क्योंकि आई और एल का डायरेक्शन एक ही होता है, ठीक है ना? एल क्या है, लेंथ है करंट के लॉन्ग, ठीक है? अब कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो बच्चों उस क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक वायर है, इस वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है, इसको बैलेंस करना है।
तो बेटा किससे बैलेंस करना है, तो इसका नीचे की तरफ फोर्स mg लग रहा होगा, इस mg के बैलेंस कौन करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा यानी अगर mg ऐसे लग रहा है तो fm ऊपर लगना चाहिए। अरे बैलेंस करना है ना इसको, बोला था ना टेंशन, ये वायर ऐसे लटकाया गया था तो इन दोनों रस्सी में टेंशन था, तो ये टेंशन जीरो कब होगा, जब fm mg के इक्वल हो जाए। अरे रस्सी में टेंशन कब नहीं रहेगा, जब ये fm ही उठा ले वायर को, तो fm mg के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ से क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा इक्वल टू एम जी। अब ये देखो थीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मान लेंगे बेटा जब बैलेंस करना है तो थीटा मैक्सिमम रखेंगे हम, तो मैक्सिमम लिखेंगे तो आई एल बी बराबर कितना हो जाएगा, एम जी। तो तुमसे क्या पूछा था, आई आई बराबर कितना हो जाएगा, एम जी अपॉन एल बी। खत्म कर दो खेला, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। एक का सार्थक बढ़िया खोल देंगे बेटा। चौथा, अरे कौन सा क्वेश्चन देख लो, आंसर कौन सा है इसका, सी है, एम जी बाई एल बी। अगला करो, देखो इसमें भी तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, मेरे को फिर उठाएगा क्या, ये तो सार्थक ही बता देगा, कार्तिक भी बता देगा ये। चलो कार्तिक, देखिए सही बोला उसने एक बार में, बस खत्म हो गया मोशन। अब ये वाला क्वेश्चन इधर जो हम बोल रहे थे वो शुरू कर, चलो करो इसको। अरे बाप रे बाप, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कर तो लोन लेने चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इस पर टिक उक टाइप की चीज लगा लेना। ए कहाँ टाइप करो तुम, टिपे टिपे, पानी भर के ले आओ, मनन नमन मेरा भी ले जाओ। वाह रे वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन, लेकिन मैग्नेटिज्म का तो नहीं, इधर क्यों दिया है, पागल था क्या वो, ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैट का है। सर्कल में घूम रहा है ना बच्चों, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए ना, तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होगा, कुलाम्बिक फोर्स। तो देखो सेंटर पे प्लस रखा है और किनारे पे माइनस रखा है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स आएगा, कितना आएगा लिख सकते हो कि नहीं, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और वही फोर्स किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्योंकि सर्कल में घूमेगा तो सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, वो फोर्स किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर के। दोनों को बराबर करो, आंसर खत्म करो। अरे निकालो ना, दोनों इक्वेट कर दो ना। अरे फील हो रहा है तुम्हें मैं जो बोल रहा हूँ, v के स्पीड से घूम रहा है, सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, वो फोर्स किससे आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज q है, तो साइन नहीं रखना होता है, पता है ना तुम्हें, कूलम्ब्स लॉ में स्केलर फॉर्म में साइन नहीं लिखना होता है। जो भी आंसर है बता दे रहा हूँ। अरे तुम बच्चों, ये क्वेश्चन तुमसे फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे क्वेश्चन फील हो रहा है ना तुम लोग से। बेटा बोल रहा है कि एक चार्ज जो है वैसे सेंटर पे रखा हुआ प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू का घूम रहा है, अरे नहीं घूमेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर नहीं घूमेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो इसको अट्रैक्ट होने से बचने के लिए घूमना ही पड़ेगा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर न लगा तो सूर्य में चली जाएगी, चली जाएगी ना। तो बेटा ये जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, तो देखो ये भी क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन वाला फोर्स कितना होगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे के लिख रहा हूं लेकिन यहाँ आंसर उस तरह से दिया तो उसी तरह से लिख रहा हूँ, इंटू क्यू स्क्वायर। बच्चों दोनों, हाँ दो है ना, दोनों क्यू है, साइन नहीं ले आता बच्चों, ये क्या लिख रहा हूं मैं, स्केलर फॉर्म लिख रहा हूँ, स्केलर फॉर्म में साइन नहीं लेते, अपॉन आर स्क्वायर। अरे आर क्या होगा, रेडियस होगा ना, ए इधर ध्यान दो, और यही किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर बटे आर के।
अच्छा, इसमें आर ही होता है बस। तो देखो यहां से इन दोनों को इक्वेट करो, आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इज टू आर। आ गया। अरे इस आर को उधर भेज दो, बाकी सबको नीचे कर दो। तो कौन सा आंसर है इसमें, है क्या कोई? हाँ, डी। डी है, बी बी। अरे समझ रहे हो कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? अरे एक यहां से तुम्हें समझ में आ रही है बात कि कोई चीज अगर सर्कल में घूम रही हो तो सेंटर पे फोर्स होगा, और वो फोर्स किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर। अरे अभी तो मैंने वही किया था ना, क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर भाई यार। और बस क्यू वी बी की जगह ये कोलम्बिक फोर्स आ गया। हालांकि यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन घसीट दिया तो क्या करो। हाँ तो मतलब समझ लो ना। अब कल के दिन ऐसा कोई और क्वेश्चन बता दे एक इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट वायर के चारों तरफ घूम रहा है, अब बताओ फोर्स कितना होगा, कितने स्पीड से घूमेगा। और बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे अभी आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है ना, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। अरे अगर इनफाइनाइट वायर है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद करो, ये कूलम गॉस लॉ में है ये। हाँ, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है ना। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है कि नहीं? अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ गोल गोल चक्कर घूमने लगे, घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अंदर लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। अंदर फोर्स कितना लगेगा? अंदर फोर्स लगेगा ई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और यही किसके इक्वल होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल। एक बार ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, और बोला था इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो क्या करोगे, आर से आर कैंसिल हो गया, एम वी स्क्वायर आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। बुद्धि खोलो, बुद्धि। कोई सर्कल में घूम रहा होगा तो समझ रहे हो ना बात को? अरे बात समझ में आ रही है ना? एक फोर्स होगा सेंटर की तरफ। चलो 2020 करो, खुद करो, मैं नहीं करूंगा इसको। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। आसान है नहीं जी, क्यों झूठ बोल दिया? हाँ, भाई वो वी स्पीड वाला और वी पोटेंशियल वाला दोनों देख लेना कौन सा वाला है। अगर नहीं, कौन सा क्वेश्चन, हाँ सातवां। अगर वो पोटेंशियल वाला होगा तो कुछ और मैटर है, और स्पीड वाला होगा तो कुछ और। स्पीड वाला रहेगा तो डायरेक्ट डबल हो जाएगा। क्यों? एम वी बाई आर होता है ना, तो वी डबल करोगे तो डायरेक्ट आर डबल होगा। सॉरी, एम वी बाई क्यू भी होता है, तो वी डबल करोगे तो आर डबल नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो पोटेंशियल है गुरु। इसमें क्या दिया है, वी क्या है बताओ? वी क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल है ना। तो लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, आर इक्वल टू अंडर रूट 2m QV अपॉन QB। अरे वर्ड से पकड़ा करो ना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो लास्ट वाला लगेगा, तो वी को डबल करोगे। अरे वी को डबल करोगे तो √2 हो जाएगा ना। अरे √2 टाइम्स हो जाएगा ना। ये आंसर है, बिना सॉल्व किए। अरे तुम समझ पाए कि नहीं समझ पाए? फॉर्मूला देखो, आर वाला जो बताया था अभी, आर वाले फॉर्मूले में लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था, क्यूवी था अपॉन क्यूबी था ना, 2m Q इंटू कैपिटल वी अपॉन क्यूबी। तो बेटा कैपिटल वी को अगर डबल करोगे तो √2 टाइम्स बढ़ जाएगा, और उसका रूट टाइम्स बढ़ेगा ना, वी के रूट वी के प्रोपोर्शनल है ना।
√2r आ जाएगा आंसर। अरे करके दिखाऊं क्या मैं, सदमे में तो नहीं हूं? अरे वाह, तू बच्चे सही बोला, तो अब मैं करके दिखाऊंगा। अरे पहले रेडियस आर था भाई, पहले रेडियस आर था, तो अब की बार कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों? ये वाला लगाऊंगा मैं। कैसे पता? मुझे सपना आया था। गधा कहीं, ये लिखा हुआ था यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस है, बोला ना एक्सेलरेट किया जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस से, तो वी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। बाद में मान लो रेडियस r1 हो गया, तो r1 कितना होगा? 2m क्यू तो सेम है, v की जगह कितना हो जाएगा? 2v अपॉन क्यू बी, डिवाइड मार दो, सब कट जाएगा, √2 बचेगा, तो r1 इज टू कितना आ जाएगा? √2r। वैसे बिना डिवाइड मारे भी हो जाता अगर कॉमन सेंस होता तो। कैसे? r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v, तो अगर v को 2 गुना करोगे तो r कितने टाइम्स बढ़ेगा? √2 टाइम। अगर v को 4 गुना करोगे तो r कितने टाइम्स बढ़ेगा? 2 टाइम्स। v को 9 गुना करोगे r कितने टाइम्स बढ़ेगा? 3। बिना सॉल्व किए भी हो जाता, लेकिन मैं इसे बता दिया बस आपको, बाकी बिना सॉल्व किए हो जाता ना, बस देख लो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो भाई अगला करो, 2020 वाला 8वां। रट्टा अट्टा मत मारो, करके बताओ। अगर इस चैप्टर को तुम लोग छोड़ दिए ना बात के लिए, तुम्हें आएगा ही नहीं, बहुत खतरनाक चैप्टर है, खतरनाक चैप्टर है, लेकिन समझ लोगे बहुत आसान भी है। अब जो समझेगा नहीं, फार्मूले के चक्कर में पड़ा रहेगा, उसका तो बैंड बजा के जाएगा, ये बढ़िया ढंग से हो जाएगा। हर चीज का लॉजिक क्यों यूज किया? अरे यार क्या क्वेश्चन दे देता है। सेम फार्मूला लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा सेम फार्मूला? क्योंकि बोल दिया एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, अब उसी के आगे सोचना है तुम्हें मैटर। लिख के करो, लिख के, हर बार नहीं उड़ा सकते हवा में, हर बार ना उड़ेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर। धैर्य रख के पहला फॉर्मूला लिखो। हाँ, अरे 2 बार लगाओगे ना फॉर्मूला, 2 कंडीशन दिया है ना, एक बार m1 के लिए, एक बार m2 के लिए, तो धैर्य रख के पहले 1 वाली चीजें सारी लिखो, 2 वाली चीजें सारी लिखो। देखो क्या क्या अलग है, m1 m2 और r1 r2 अलग है, ठीक है ना, r1 r2 m1 m2 अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। चलो मैं चेंज करूं स्लाइड, m1 अपॉन m2 का रेशियो पूछा है, आगे बढ़ूं? चलो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ लिया ना सब लोगों ने? तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वहां r1 किसके इक्वल होता है बताओ? √2m के ही होता है, के की जगह क्या यूज होगा? m1 इंटू क्यू इंटू चार्ज, दोनों का सेम था, चार्ज सेम था, तो Q इंटू वी, वी भी दोनों का सेम था, अपॉन क्यू बी, ये R1 हो गया, और दिस डिवाइडेड बाई R2 करना है हमें, R2 करना है ना, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज दोनों का अलग अलग है, सेम है, सेम है, तो ये उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, क्यू बी अपॉन √2m2 Q इंटू कैपिटल V, उड़ा दो जो उड़ सके, क्यू बी उड़ेगा, √Q से √Q उड़ेगा, 2 से 2 उड़ेगा, V से V उड़ेगा, बच क्या गया ऊपर? √ देख लेना कुछ छूट मत जाए, √m1 अपॉन, तो m1 अपॉन m2 किसके इक्वल आएगा?
R1 स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर से स्क्वायर काट दूं? नहीं काट सकता। करो इसको। क्वेश्चन नंबर 9। लो राज चला गया। देखो E क्रॉस V होता है, V देता है। अब तुम्हें ऑप्शन से चेक करना था। हाँ तो E तुम ये चेक करते ना कि E क्रॉस V किसमें x की तरफ वेव जा रही थी, x की तरफ वेव जा रही थी। तो देखो x, पहले x y z बना लो, x y, या सर्कल बना लो सीधे। सर्कल याद है ना, वो ऐसे बनाते हो ना सर्कल। I, अरे तुम्हें याद है ना, J और K होता है ना ऐसे। तो तुम्हें I चाहिए ना, प्लस I चाहिए ना। तो ऐसे जाने पे प्लस होता है, उल्टा जाने पे माइनस होता है। तो J क्रॉस K यानी इलेक्ट्रिक फील्ड J में होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड K में होना चाहिए। सही, चलो जाने दो। 9th को 9th। अरे बनाओ, क्या करना है इसमें? वाह रे वाह। an electron moves along x direction। अच्छा, it enters the region of uniform magnetic field। ठीक है, तो जरा फोर्स का डायरेक्शन बताना। फोर्स का डायरेक्शन बताना तुम लोग, एक्सिस के टर्म में। पढ़ लो पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, हवा में मत खेलो। क्वेश्चन पढ़ लो भाई। इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक्स में ना, तो v किधर है, x की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, z की तरफ, माइनस जेड की तरफ। माइनस जेड की तरफ है तो v जा रहा है x की तरफ, ऐसे करोगे तो प्लस y आएगा ना। तो v क्रॉस v किधर है, प्लस y की तरफ। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो नीचे की तरफ। यानी v, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, नीचे। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, ऐसे नहीं गधा, ये yx प्लेन में मूव करेगा। तुम्हें मैं ड्राइंग बना के दिखाऊं गधा कहीं? अरे तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, बस की नहीं तुम लोग के, नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग। समझाता हूं समझाता हूं, इधर सुनो ध्यान से गधा। मैंने कहा कौन से सर आ गए। इधर ध्यान से देखो, ये डायग्राम में बेटा अगर एक वेलोसिटी दी हुई हो, जैसे यहां पे वेलोसिटी दी जाती है, इसको टच करके जा रहा है ना, टच करके जाता है ना। तो जैसे मान लो ये वेलोसिटी, तुम क्या करोगे, सुनो ध्यान से एकदम, बात कमाल की बात है यहाँ पे। अगर तुम्हें वेलोसिटी दी है और तुम्हें ये प्रिडिक्ट करना है कि सर्कल किधर घूमेगा, तो तुम फोर्स निकाल लो। तो फोर्स अगर ऊपर आ रहा है तो सर्कल उसको टच करके ऐसे घूमेगा। फोर्स अगर नीचे आता तो सर्कल इसको टच करके ऐसे घूमता। अरे बात समझ आ रहा है, मैं जो बता रहा हूं? नहीं, अरे आ जाता, मान लो चार्ज नेगेटिव हो जाता, तो तुम्हारे अभी उस वाले डायग्राम में बस इतना याद रखो कि जो वेलोसिटी दी होती है वो टच करके जाता है उसको, और सर्कल जो सेंटर होता है वो नीचे या ऊपर। तुम्हारा फोर्स नीचे आया था ना, नीचे आया था यानी सेंटर नीचे होगा, तो उस सर्कल को ऐसे टच करके जाएगा, वो वेलोसिटी को टच करके जाएगा, बार बार घूम के जाएगा।
सुनो फिर से देख लो इधर, किसको इंद्रजीत सर को लाने जा रहे हो? किसको? अच्छा अमित सर का, ठीक है। इधर सुनो, ये x की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, तो v क्रॉस b निकालो किधर आएगा, y की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो नीचे हो जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे था, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी था x की तरफ, और जो फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो सर्कल कैसे घूमेगा, वो ऐसे घूमेगा, उसको टच करते हुए ऐसे घूमेगा, टच करके घूम रहा था ना, पीछे भी देखो, वो इसको टच करके फिर ऐसे घूम रहा था, तो इस तरह से घूमेगा। तो कौन से प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। अरे एक्स वाई के प्लेन में होगा ना, ये एक्स वाई प्लेन में होगा, ये सर्कल एक्स वाई प्लेन में घूमेगा। इंद्रजीत सर आ गए हैं क्या? छोड़ दो क्या आप तुम लोग को? अब ब्रेक नहीं, सुनो इधर ध्यान से, इसका सुनो इधर ध्यान से, मेरी बात सुनो बच्चों, इसका कोई क्वेश्चन आप स्किप नहीं करोगे, इसका सारा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। मैग्नेटिज्म है ना, थोड़ा हार्ड है, इसीलिए इसका हम सारा क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। जो सिलेबस में नहीं होगा मैं बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रहने दो बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ रिकॉर्डेड है बेटा।